सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बी आर अम्बेडकर जी के कोट के साथ। बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू मेक देयर ऑन चॉइसेस। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल मीनिंग है यहाँ पे इस कोट का कि सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है, सोसाइटी की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ? इंडिविजुअल को कितनी आपने फ्रीडम प्रोवाइड करा रखी है, कितनी आपने उसको लिबर्टी प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, यही हमारे बी आर अम्बेडकर जी कहना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कंट्रीज के अंदर, जैसे हमारा यूएसए हो गया, जैसे हमारा यूरोपियन यूनियन हो गया, जितनी भी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, जितनी भी जो यूएस की जो स्टेट्स हैं, वहां पे इंडिविजुअल को ज्यादा लिबर्टी होती है, ज्यादा फ्रीडम होती है अगर कंपेयर करें डेवलपिंग कंट्रीज से, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे अफगानिस्तान हो गया। और आप सभी को पता है अफगानिस्तान के अंदर तो अब जो वुमेन्स हैं उन पे राइट टू एजुकेशन भी नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज जो सोसाइटल जो प्रोग्रेस है वो डायरेक्टली लिंक्ड है। इस कोट के द्वारा अंबेडकर जी ने बताया कि जो सोसाइटल जो प्रोग्रेस है वो डायरेक्टली लिंक्ड है किससे? इंडिविजुअल लिबर्टी से, इंडिविजुअल फ्रीडम से। चाहे वो फ्रीडम चाहे आपकी करियर चॉइसेस की हो, एजुकेशनल चॉइसेस की हो, या फिर आपकी लाइफ की चॉइसेस हो। यही हमारे अंबेडकर जी का मतलब है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हमारे अंबेडकर जी क्या बोलना चाहते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीडम टू मेक देयर ऑन चॉइसेस। वो चॉइसेस चाहे एजुकेशन हो, चाहे करियर हो, चाहे हमारी लाइफ हो। ठीक है, लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं वो सारी चीज़ हो। तो आई होप आपको इस कोट का मतलब तो अच्छे समझ आ गया होगा। ये जो कोट है डायरेक्टली लिंक है हमारे आज के एडिटोरियल से, लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने आज से पहले जो है एडिटोरियल ऐसे डिस्कस नहीं करा है। ऑल्थो जो डेली डिस्पैच हम डिस्कस करते हैं उसके अंदर हमने यूसीसी के बारे में डिस्कस करा था, जो उत्तराखंड लेके आया था और पहला स्टेट बन चुका है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया है। तो इस एडिटोरियल के अंदर, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर हमने वहां पे देखा था लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस थे, तो इस एडिटोरियल के अंदर बेसिकली उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करा है और थोड़ा सा फेवर करा है। तो दोनों ही यहाँ पे पॉइंट्स है, दोनों को देखते हैं। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है ये वाला, हमारी नॉलेज में थोड़ा सा बढ़ाएगा ही नॉलेज हमारी, और हमारे सीएपीएफ एग्जाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके जो फॉर्डर पॉइंट्स हैं वो आप अदर एसेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या लिबर्टी ऑफ थॉट से रिलेटेड कुछ आ जाता है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ आ जाता है, तो आप यहाँ पे इसके जो फॉर्डर पॉइंट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। हमारे सीएपीएफ के अंदर, यूपीएससी सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। हमारा उद्देश्य वही है, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। जैसे जैसे नॉलेज पूल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा पेपर ऑटोमेटिकली ईजी होता जाएगा। ठीक है, वो चीज़ आपने अब रियलाइज भी कर ली होगी काफ़ी हद तक। तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखो, हाँ, हम सभी को पता है कि लास्ट मंथ उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया था जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया था। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है वो रेगुलेट करता है सिविल मैटर्स को। सिविल मैटर्स में जैसे आते हैं मैरिज, ठीक है, जैसे आता है डाइवोर्स, जैसे आता है अडॉप्शन, जैसे आता है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये जो यूसीसी आता है ये हमारे डीपीएसपी में आता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। डीपीएसपी में आता है आर्टिकल 44 में अंदर। ठीक है, तो स्टेट की बेसिकली डीपीएसपी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको एज अ गाइडलाइन यूज करके वो जो है स्टेट पॉलिसी बनाए। उत्तराखंड ने वही करा, यूसीसी को अप्लाई करा, रेगुलेट करा सिविल मैटर्स को। ठीक है, कॉमन एक लॉ बनाया। अब इसके अंदर एक लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड भी प्रोविजंस थे यूनिफॉर्म सिविल कोड में, जो उत्तराखंड में लागू हुआ। तो उत्तराखंड ने बेसिकली अंडर दिस लिव इन रिलेशनशिप में जो उसने रूल दिए थे उसके अंदर मैंडेट करा है क्या चीज़, कि जो अपोजिट सेक्स लिविंग कपल्स हैं वो अपनी ये जो रिलेशनशिप है उसको रजिस्टर करेंगे विद इन 1 मंथ। जब वो रिलेशनशिप में आते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं अपोजिट सेक्स कपल, तो वो क्या करेंगे विद इन 1 मंथ इसको रजिस्टर करेंगे। अगर रजिस्टर करने में फेल हो जाते हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो ये कुछ उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर लेके आया था। गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट ये दिए थे कि क्यों ये सारे प्रोविजंस लेके आया, क्यों पनिशेबल ऑफेंस है, क्यों जो है लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करना विद इन 1 मंथ नेसेसरी है। गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट दिए कि लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है लिव इन पार्टनर्स को, क्योंकि हमने पूरे देश में इंसिडेंट देखे थे, जैसे श्रद्धा मर्डर केस हो गया, तो वहां पे वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और प्रोटेक्शन वहां पे नहीं थी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट दिए कि लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए ये चीज है, सिर्फ लिव इन पार्टनर्स को नहीं, उनके चिल्ड्रंस को भी। ठीक है, तो इस जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था तो गवर्नमेंट ने बेसिकली आर्गुमेंट दिए कि जो चाइल्ड बॉर्न होगा इस रिलेशनशिप से,
लिव इन रिलेशनशिप से। लिव इन रिलेशनशिप बेसिकली उसे कहते हैं जब मेल और जो फीमेल है वो विदाउट हमारे कल्चरल प्रोविजन के थ्रू शादी किए, जो शादी मैरिज होती है वो ना किए, अपना साथ में रहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। जिसने जो फॉर्मल तरीके से जैसे शादी करते हैं वैसे शादी नहीं की लेकिन फिर भी साथ में रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ की तरह, ठीक है, उन्हें कहते हैं क्या, लिव इन रिलेशनशिप। तो उस लिव इन रिलेशनशिप से जो चाइल्ड बॉर्न होगा उसको लेजिटिमेट माना जाएगा अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर। ये चीज वहां पे प्रोविजन थी। तो एक अच्छी चीज थी कि जो चाइल्ड होगा वो इलेजिटिमेट नहीं होगा, वो लेजिटिमेट होगा, इसके अंदर ये प्रोविजन था। प्लस एक प्रोविजन और था, गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट दिए क्यों ऐसा करा है, एक प्रोविजन और था कि उसको मेंटेनेंस दी जाएगी, ठीक है। अब लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता था कि दोनों साथ साथ रह रहे हैं लेकिन कोई जो है लीगल बाउंडेशन नहीं है कि साथ रहने की या अलग होने की। तो जो मेल पार्टनर क्या करता था, थोड़े टाइम बाद वहां से वो कर जाता था, मूव ऑन कर जाता था, ठीक है। लेट्स से कि एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट्स से दो कपल जो हैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है, पिछले 5 साल से, ठीक है, उनका एक बेबी भी हो गया। बेबी होने के बाद जो मेल है उसने क्या करा, वहां से मूव ऑन कर गया। तो जो फीमेल है वो अपने बच्चे के साथ, चिल्ड्रन के साथ, अपने चाइल्ड के साथ अकेली रह गई। अब ये जो सिंगल मदर जो है, सिंगल जो पेरेंट्स का रोल प्ले कर रही है मदर, और इसका लाइवलीहुड, इसकी इकोनॉमी वगैरह सारी चीज ये देख रही है, इसका जो सारा जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो फीमेल देख रही है। लेकिन मेल यहाँ से एकदम फ्री हो गया क्योंकि उस पर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं थी, जैसे मैरिज में होती है कि मैरिज में आपको प्रॉपर डाइवोर्स लेना पड़ेगा। प्रॉपर डाइवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस जिसे एलिमोनी बोलते हैं वो फिक्स करेगी कोर्ट, तो आपको वो भी देनी पड़ेगी फीमेल को। तो वो सारी चीजें लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थी। यहाँ पे लड़का मूव ऑन कर जाता था तो लड़की को क्या करना पड़ता था, पूरा जो सोसाइटल प्रेशर वगैरह जो है, स्टिग्मा वगैरह भी लग जाता था। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट देती है कि जो चाइल्ड होगा उसको भी लेजिटिमेट बोला, और अगर एक पार्टनर डेजर्ट कर देगा अदर को, मतलब छोड़ के चला जाएगा बिना आपसी सहमति के, तो मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली जो कंडीशन थी उसको ध्यान में रखते हुए ये लॉ बनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करा है उत्तराखंड के अंदर। ये गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट दिए। लेकिन अगर म्यूचुअली जो है सहमति से अलग होंगे तो कोई मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, ये भी यहाँ पे प्रोविजन है। तो देखो गवर्नमेंट ने, सिंपल चीज है कि जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया है। अगर चाइल्ड जो बर्थ होगा उसको भी लेजिटिमेट करा है कि वो भी जो होगा वो एक ऐसा नहीं है कि इलेजिटिमेट होगा, वो भी लेजिटिमेट होगा और मेंटेनेंस भी प्लस दी जाएगी अगर जो दूसरा पार्टनर है वो छोड़ के चला जाता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने अपने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया उसमें बोला। लेकिन यहाँ एडिटोरियल में जो आर्ग्यूमेंट अपोजिट में दिए जाते हैं वो क्या दिए जाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, स्पेशली जो लिव इन रिलेशनशिप है उसमें, कि इसके अंदर जो डेफिनेशन है लिव इन रिलेशनशिप की वो बहुत वेग है, क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें डिफाइन करा है लिव इन रिलेशनशिप को क्या, इन द नेचर ऑफ मैरिज। ये बेसिकली ये जो लाइन है इन द नेचर ऑफ मैरिज, ऐसा रिलेशनशिप जिसका जो नेचर है वो मैरिज जैसा हो, ठीक है। ये कहां से लिया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से लिया है कि ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को डिफाइन करा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, ऐसा रिलेशनशिप जो मैरिज की तरह हो, ठीक है, इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है यही प्रॉब्लमैटिक है। क्यों प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि जो सारे लिव इन रिलेशनशिप जो होते हैं वो मैरिज की तरह नहीं होते। जो भी रिलेशनशिप जो होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप होते हैं, वो मैरिज की तरह नहीं होते। अगर होते तो फिर वो मैरिज कर लेते, क्यों लिव इन रिलेशनशिप में रहते, है ना। तो यहाँ पे यही चीज बताया कि कई कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, कैजुअल टाइप के होते हैं, ऐसा कोई परमानेंट उनका प्लान नहीं होता लंबे टाइम तक साथ में रहने का। जस्ट वो 2 या 3 साल साथ में रहने का प्लान होता है। टेम्परेरी टाइप के जो लिव इन रिलेशनशिप होते हैं, और कोई ना तो स्टार्टिंग क्लियरिंग डेट होती है कि कब से रह रहे हैं कब से नहीं रह रहे, वो सारी चीज। तो यहाँ पे अब ये रजिस्ट्रेशन करवाना हो गया, तो ये तो एक तरह का ऐसा हो गया कि जैसे मैरिज ही करनी है। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये तो सिर्फ वर्ड के लिए रह गया। आर्ग्यूमेंट यही किए जा रहे हैं कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये तो सिर्फ वर्ड्स के लिए रह गया, वो काइंड ऑफ मैरिज ही हो गया अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है 1 महीने के अंदर अंदर लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते। तो ये चीज यहाँ पे इसका अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का मोटिव जो है वो एक्चुअल में मैरिज नहीं होता, इसलिए उसे लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है, यूसीसी की जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं ऐसी वेग है कि उसको मैरिज के इक्विवेलेंट ही वो ठहराती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक आर्गुमेंट प्रेजेंट किया जाता है एडिटोरियल के अंदर। साथ में ही एक चीज और कोट की जाती है
कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर अपहेल्ड करा था कि जो एडल्ट होता है उसके उसके उसको अपनी सेक्सुअल ऑटोनॉमी भी है, ठीक है, राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये तो कहीं ना कहीं वियोलेट कर रही है उसकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी को। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में ही जो है डिसीजनशिप खुद ले नहीं पा रहे, ठीक है। क्यों नहीं ले पा रहे? देखो इसके अंदर क्यों नहीं ले पा रहे? क्यों? जो ये हमारा ये जो शक्ति वाहिनी केस था इसको वियोलेट करता है, क्योंकि उसने बोला कि हमें अपने जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है हमारी, उसको कैसे वियोलेट करता है। देखो हमारी प्राइवेसी सेक्सुअल ऑटोनॉमी को कैसे वियोलेट करता है, जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड करा रखी है। क्योंकि अंडर दिस एक्ट, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके अंदर अगर जो पार्टनर है, ठीक है, अगर जो कपल रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के अंदर, अगर वो 21 से कम है तो उन्हें अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस अगर वो 21 से ज्यादा भी है तो उनको पुलिस को एटलीस्ट रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, फॉरवर्ड करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन कि हम जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो यहां पे एक प्रॉब्लम जनरेट होती है। कैसे? यहां पे प्रॉब्लम जनरेट होती है उनके लिए जो इंटरकास्ट है, जो इंटरफेथ मैरिज कर ले, दो अलग अलग रिलीजन के जो कपल्स हैं वो साथ में रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होती है। लेट्स से जो फीमेल है वो 19 ईयर की है और जो मेल है वो 22 ईयर्स का है, ठीक है, दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर तुम 21 से कम हो तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेगी, लेट्स से जो फीमेल है पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेगी, तो हमारी सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी प्रॉब्लम है ऑनर किलिंग की, ठीक है, ऑनर किलिंग की और पेरेंट्स का इंटरफेरेंस जो होता है, ठीक है, उसके साथ जो स्टेट सर्विलांस होता है, स्टेट स्पेसिफिक टारगेट होता है इंटरफेथ जो मैरिज है उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है एडिटोरियल के अंदर कि जो गवर्नमेंट का मोटिव है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना नहीं है, वो स्पेसिफिक टारगेट करना है इंटरफेथ मैरिजेस को। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है। प्लस जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी सेक्सुअल ऑटोनॉमी की कि अपना जो पार्टनर्स है वो हम खुद डिसाइड करें, हमारी जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है वो हम खुद डिसाइड करें, उसको भी कहीं ना कहीं व्यूलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें इन्फॉर्म करना पड़ रहा है पुलिस को, क्योंकि हमें इन्फॉर्म करना पड़ रहा है पेरेंट्स को। अगर हम लेट्स से इसको एकदम एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिए कि अगर हमें पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़े तो कौन पेरेंट्स है जो रहने देंगे साथ में? तो हमारी जो खुद की जो ऑटोनॉमी है कहीं ना कहीं वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गई जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्रोवाइड कराई थी। तो यही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक चीज और बोली जा रही है एडिटोरियल के अंदर, क्या कि स्टेट क्या कर रहा है, इसको क्रिमिनलाइज कर रहा है। अगर रजिस्टर नहीं करवा रहे तो इसको क्या कर रहा है, पनिशेबल ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, पनिशेबल ऑफेंस बना रहा है इसको, मतलब क्रिमिनलाइज कर दिया कि अगर तुम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो और तुमने इन्फॉर्म नहीं करा तो तुम क्या हो, एक क्रिमिनल हो, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बता रखी है कि इसके अंदर क्या है कि जितने भी जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं सबको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। मतलब क्या कि इस लिव इन रिलेशनशिप को जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ट्रीट कर रही है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि रिलेशनशिप को जो है तुम्हें रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ये एक आर्गुमेंट प्रेजेंट किए जा रहे हैं। और अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे तो ये क्या चीज है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रीडम होती है, जैसे बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि सोसाइटी डेवलप कब होगी, जब हम अब इंडिविजुअल को फ्रीडम प्रोवाइड कराएंगे। जैसे हमने यूएस का एग्जांपल लिया था, जैसे हमने पाकिस्तान का एग्जांपल लिया था, दोनों कंट्रियों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इंडिविजुअल को फ्रीडम ही नहीं है अपनी ऑटोनॉमी के बारे में हो, चाहे अपने करियर चॉइसेस के बारे में या अपने बारे में खुद डिसीजन के बारे में हो, ठीक है। लेकिन जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है वहां पे जो लेवल ऑफ फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फ्रीडम है हमारे बारे में, अपने बारे में डिसाइड करने का, ये जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है लिव इन रिलेशनशिप और ये जो यूसीसी का जो एक्ट लेके आई है कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। यही चीज यहाँ पे बता रखी है। अब ये बता रखा है कि अदर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, अदर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, अदर जो कंट्रीज है वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे भी सेम चीज है। जैसे यहाँ पे उत्तराखंड का एग्जाम, ये यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का एग्जाम्पल ले रखा है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जो लिव इन कपल्स हैं, उनको रजिस्टर्ड करवाना होता है, लेकिन मोटिव क्या होता है कि उनको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाए, इनहेरिटेंस राइट या लीगल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया है वहां पे बेसिकली इस एडिटोरियल में बेसिकली यही बता रखा है कि जो गवर्नमेंट का अल्टीमेट मोटिव है वो क्या है, इंडिविजुअल को टारगेट करना, इसीलिए इसको क्रिमिनल ऑफेंस बना रखा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी का रखा है और मैंडेटरी में नहीं करवाओगे तो वो क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो ये कहीं ना कहीं जो स्टेट स्पेसिफिक जो सर्विलांस होता है, टारगेट करना होता है, वो चीज यहाँ पे बता रखी है इस एडिटोरियल में। तो आई होप आप समझ गए होंगे
कि इस एडिटोरियल में क्या मतलब था। लिव इन रिलेशनशिप और यूसीसी के फेवर में और अगेंस्ट में अगर पॉइंट लिखने होंगे तो यहाँ पे सफिशिएंट जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करा रखी है। तो यही यहाँ पे बोल रखा है कि गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की जगह इसको क्रिमिनलाइज ही कर दिया है और हमारी जो पर्सनल प्राइवेसी है, ऑटोनॉमी है, उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर दिया, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है जो यूसीसी में आते हैं। सारी चीज़ें बेसिकली हमने डिस्कस कर ली। काफ़ी अच्छा ये एडिटोरियल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके फॉर्डर पॉइंट्स को हम काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए आज प्रैक्टिस क्वेश्चन है पेपर 2 के लिए ये वाला, रेगुलेटिंग लिव इन रिलेशनशिप अ स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप जो है आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए कि जो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं एडिटोरियल, ठीक है, क्यों इंप्रूवमेंट कैसे होगा जब हमने जो नॉलेज हमारी पहले की है उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। जैसे रिकॉल करोगे और ज़्यादा वो स्ट्रांग बनेगी और हमारी मेमोरी में स्टिक होगी। ठीक है, तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करना। रिकॉल करके जो पहले वाले पॉइंट्स हैं जो भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो रखा होगा या इंटरनेशनल रिलेशनशिप से कोई हो रखा होगा या यूसीसी का ही कोई डिस्कस कर रखा होगा, वो चीज़ आप रिकॉल करना। रिकॉल करने के बाद उसको प्लस इसको कंबाइन करके लिखना और लिखने के बाद जो ग्रुप है ग्रुप में शेयर करना। ठीक है, ग्रुप में कैसे शेयर करोगे, देखो ये जो दे रखा है बेसिकली डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, लर्निंग CAPF, ये जो ये वाला है। ठीक है, वहाँ पे जाके ये जो PDF है इसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रिवाइज करना चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं वहाँ से। PDF 1 घंटे पहले ही आ जाती है वहाँ पे और उसी में ही डिस्कशन ग्रुप का ऊपर जाके देखेंगे तो कहीं लिंक होगा, सेटिंग वेटिंग में जाके एक बटन सा रहता है डिस्कशन का, वो क्लिक करके आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपने जो है कॉपीज़ वो शेयर कीजिए, प्लस जो दूसरे बच्चे आते हैं उनकी कॉपीज़ को रिव्यू कीजिए। ठीक है, क्योंकि शेयर करोगे और रिव्यू करोगे तभी जो है आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगी। आप देखोगे कि दूसरे कैसे लिखते हैं, जब दूसरों में देखने के बाद आपको मिस्टेक नजर आएगी, तो जब आप खुद आंसर राइटिंग, जब आप खुद ऐसे राइटिंग करोगे तो आप वो मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि आपने दूसरों को सजेस्ट कर रखा है कि ये वाली मिस्टेक मत करा करो। ठीक है, तो ऐसे ही इंप्रूवमेंट होती है। तो यही मोटिव है, लिखेंगे और शेयर करेंगे तभी क्या होगी, इंप्रूवमेंट होगी। शिक्षा जो है बांटने से बढ़ती है, छुपाने से नहीं। ठीक है, तो यही हमारा मोटिव है। तो बच्चों लिखो और शेयर करो डिस्कशन ग्रुप में। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर। ठीक है, देखो अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, बजट वगैरह चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे जो हमारी ये जो सोनिया गांधी जी है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, इन्होंने बेसिकली क्या बोला कि नियरली 14 करोड़ जो इंडियंस हैं उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से एक्सक्लूड कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है बेसिकली 2011 के सेंसस डाटा के बेस पे। ठीक है, बेसिकली जो पॉपुलेशन सेंसस होता है उसके बेस पे जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अप्लाई किया जाता है। लेकिन ये जो सेंसस है ये तो हमारा जो जब दोबारा होना था 2021 के अंदर होना था, लेकिन हो नहीं पाया, 5-6 साल डिले हो गए, कोविड वगैरह आ गए। अब जो गवर्नमेंट है उसको ध्यान भी नहीं दे रही है करवाने के ऊपर, क्योंकि 5 साल और रह गए, बोल रही है 5 साल में करवाएंगे, 1 साल वैसे ही लग जाएंगे, 4 साल में क्या होगा, तो 5 साल और डिले कर रही है। तो मतलब अगले ही डेकेड में होने की उम्मीद है, इस बार तो कोई आशंका दिख नहीं रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रही है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, 14 करोड़ जो इंडियंस हैं उनको जो फूड सिक्योरिटी का जो बेनिफिट है मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पे न्यूज़ थी। ठीक है, तो अब न्यूज़ आई है तो हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पता ही होना चाहिए। और ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये बुक्स में नहीं दे रखा है, आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो हमारी लक्ष्मीकांत होगी, NCERT होगी, ऐसे डिटेल में नहीं दे रखा है, जस्ट नाम वगैरह मेंशन कर रखा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर आ रखा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। देखो याद रखना, सिर्फ फूड नहीं प्रोवाइड कराना है, यहाँ पे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराना है। और किसको प्रोवाइड कराना है, हमारी रूरल पॉपुलेशन को एज वेल एज अर्बन पॉपुलेशन को। 75% जो रूरल पॉपुलेशन है वो कवर होती है हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, और 50% जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है वो कवर होती है। ठीक है, किसके अंडर, हमारा जो TPDS है, टारगेटेड जो PDS प्रोग्राम है उसके अंदर ये आता है। ठीक है, अब ये हो गया, मतलब जो टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 2/3 पॉपुलेशन इसके अंदर कवर होती है। ठीक है, गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज को कैसे आइडेंटिफाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है बेसिकली इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। ठीक है, BPL वाले, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर करती है। इसके अंदर भी 2 कैटेगरी आती है। देखो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसमें भी 2 कैटेगरी आती है। एक तो आती है अंत्योदय वाली कैटेगरी। अंत्योदय में क्या है, 35 किलो जो है आपको फूड ग्रेन दिया जाता है मंथली। दूसरी आती है प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसके अंदर 5 किलो जो है फूड दिया जाता है आपको
चावल दी जाती है 3 किलो, गेहूं दी जाती है 2 रुपए किलो, और जो कोर्स ग्रेन होते हैं वो 1 रुपए किलो दिया जाता है, मतलब सब्सिडाइज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कवरेज जो है, कवरेज किस किस को कवर करती है, देखो हमने देख तो लिया ही सब्सिडाइज्ड है। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो लैक्टेटिंग मदर है, मदर जो दुधारू जो मदर्स हैं, जो जिनका जो अभी अभी जो है बेटा बच्चा पैदा हुआ है और वो फीडिंग करती हैं, ठीक है, वो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं। और जो बच्चे हैं 6 साल से अंडर वाले, 6 साल से अंडर वाले, उनको कवर करती है आईसीडीएस में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर। ये भी किसके अंदर है, नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक्ट के अंदर कवर है। प्लस जो है जो मिड डे मील होती है वो भी किसके अंदर आती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। 6 से 14 साल के बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड कराना किसके अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। मैटरनल बेनिफिट भी प्रोवाइड कराना 6,000 रुपए प्रेग्नेंट वुमेन्स को या लैक्टेटिंग मदर्स को, किसके अंदर आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। और इससे रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर जो है सीएससी में क्वेश्चन आ रखा है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और फिर सीएपीएफ में कैसा आ सकता है वो भी देख लेते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, आज में जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं वो ज़रूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि इनका जो लेवल है प्रीवियस अभी जो डिस्कस कर रहे थे हमने कल या उससे पहले, उससे थोड़ा सा हाई है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड यहाँ पे थोड़ा सा वो है, मतलब लेवल तो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन का लेवल भी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि दूसरे वाला तो आपको ही सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे वही चीज़ है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 2013 के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है ये बता रखा है। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि 2013 का एक्ट है, क्यों ये 2025 के अंदर आएगा। देखो 2013 का एक्ट है, लेकिन 2019 के अंदर आ रखा है, 6 साल में बाद, ठीक है। बेसिक डिपेंड करता है क्या कि न्यूज़ के अंदर है या नहीं है, उस पे ऊपर डिपेंड करता है। तो 2013 का एक्ट है, बहुत बार आ रखा है और अभी भी दोबारा न्यूज़ में आ गया, तो थोड़ा सा अगर पढ़ लेते हैं तो थोड़ा हमें फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन। अभी यही पढ़ा है हमने कि जो है 75 रूरल, 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है, मतलब पहला सही है, तो बी कट गया, ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है वुमेन और चिल्ड्रन को। हमने देखा कि चिल्ड्रन को मिड डे मील, वुमेन को लैक्टेटिंग मदर को भी दे रहा है, तो दोनों ही है, तो मतलब दूसरा भी हमारा सही है, तो ये भी कट गया। अब ए और बी में से एक होगा। थर्ड दे रखा है जो एल्डेस्ट वुमेन होगी हाउस होल्ड में, उसको हेड ऑफ द हाउस होल्ड समझा जाएगा। लेकिन ये तो हमने अभी डिस्कस ही नहीं करा, कैसे आंसर करोगे, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं करा अभी। देखो गवर्नमेंट का मोटिव यहाँ पे न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से एक चीज़ और है, वुमेन एम्पावरमेंट करना, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे करेगी, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि गरीब घरों में क्या होता है कि जो वुमेन्स हैं वो छूट जाती हैं, कि वही जो है माल न्यूट्रिशन की शिकार बनती है। छोटा सा एग्जांपल ले लो कि अगर दूध घर में आता है तो मेल फिगर उसको ज़्यादा पीता है, फीमेल फिगर होती है वो चाय से काम चला लेती है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का एक छोटा सा रूप है, तो उसको दूर करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड होगी, वुमेन, उसको एज अ हेड ऑफ द हाउस होल्ड कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वुमेन को फूड जो है वो इशू होगा, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी होगी। तो हमारा तीसरा भी सही है, डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको आंसर करना है ये वाला। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड जो भी था हमने टोटल डिस्कस कर लिया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका आंसर पता है या नहीं पता है, जो पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो एरो इंडिया शो हो रहा है उसमें इंडिया और यूके ने जो है वो साइन करी है डील, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया, ठीक है, DPI, ये यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्च करा है, मतलब यूनाइटेड किंगडम और इंडिया का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसको ही को बोल रहे हैं यहाँ पे। वन स्टॉप सॉल्यूशन है बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या साइन हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। देखो इसके अंदर ये जो हमारा इंडिया और यूके का, उत्तराखंड नहीं है, ये है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, ठीक है। इंडिया और इंग्लैंड ने जो एरो इंडिया शो हो रहा है उसके अंदर साइन करा है प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस सिस्टम, कि हम दोनों साथ में मिलके मैन पैड्स बनाएंगे, LMM बनाएंगे, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल हो गई, आशाराम बनाएंगे, आशाराम बापू नहीं, एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, आश्राम बनाएंगे। और इसकी फैसिलिटी कहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे, हैदराबाद के अंदर, ठीक है। आश्राम की फैसिलिटी हैदराबाद के अंदर इस्टेब्लिश करेंगे, प्लस जो नेवी सिस्टम है उसके लिए इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेना कि ये जो है यूके और इंडिया मिलके बनाएगी, तो हमारा जो डिफेंस है वो स्ट्रेंथन होगा, डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रेंथन होगी। और कोलैबोरेशन कर रही है थेल्स यूके की और हमारी BDL, ठीक है।
यही चीज़ें हैं, बाकी तो सारी चीज़ें वैसे ही हैं। तो यही हो गया हमारा ये वाला यूके और इंडिया का जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, हमारा जो इंडिया एयर शो चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली एक जो है वो आई है, पिटिशन आई है किस चीज़ के ऊपर, कि जो एमएलए और एमपीज होते हैं, हम सभी को पता है कि एमएलए और एमपीज का कहीं ना किसी एमपीज का, मैक्सिमम की बातें नहीं कर रहा मैं, किसी इसका होता है, स्पेशली जो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे लिटरेसी लेवल कम है, वहाँ पे दमनगिरी ज़्यादा होती है। दमनगिरी में क्या होता है, एमएलए एमपीज जो होते हैं वही जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं वही पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे पिटिशन आई है बेसिकली किस चीज़ के ऊपर, कि ये जो एमएलए एमपीज है, एक बार अगर वो हो गए, कन्विक्ट हो गए, एक बार उनको सजा मिल गई 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तो उनको लाइफ टाइम के लिए बार कर दो, वो लाइफ टाइम के लिए इलेक्शन ना लड़ पाए। इसके ऊपर जो है पिटीशन आ रखी है। तो यही चीज़ ये न्यूज़ के अंदर है, ठीक है। तो अब डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ा देखना बनता है कि डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन से मैटर पे होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लक्ष्मीकांत थोड़ा सा खोल सकते हैं आप अपनी, और लक्ष्मीकांत खोल के रिवाइज करना, क्योंकि जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है एमपीज और एमएलएज की इलेक्शन के लिए बेसिकली वो 3 बेसिस पे होती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, कुछ क्वालिफिकेशन है जैसे अनसाउंड माइंड हो गया, ठीक है, जैसे हो गया कि इंसॉल्वेंसी हो गया, या प्रॉफिट वाली पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, वो सारी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। एक आती है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, जैसे ये वाली कि अगर कन्विक्ट हो गया एक बार तो वो जो इंडिविजुअल है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर आती है। एक हो गया शेड्यूल 10 के अंदर आती है, जो डिफेक्शन वाला ग्राउंड हो गया, ठीक है, कि आया राम गया राम, हमने ऑलरेडी इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, 10th शेड्यूल वाला, वो भी डिस्क्वालिफिकेशन करता है, ठीक है। तो ये 3 ग्राउंड पे होती है। हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाली डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि उसी मैटर पे बात हो रही है। बाकी आपका काम क्या है, आपको इसको रिवाइज करना है, अभी रिवाइज करना है, क्योंकि ऐसी ही रिवीजन माइंड में स्टिक होती है, ठीक है। हम स्टार्टिंग से चालू करते हैं। देखो क्यों हमारे माइंड में जो है लक्ष्मीकांत 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, बच्चे मैसेज करके बोलते हैं सर 2 या 3 बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली, समझ नहीं आ रही, और जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन सही नहीं होते। रीजन क्या है, हम एकदम फ्लो में चल रहे हैं, ठीक है। पहले चैप्टर से चालू करा और एकदम लास्ट में बुक खत्म कर दी, भले ही उसके लिए 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, या फिर एक दिन में ही खत्म कर रहे हो तुम, ठीक है। एक दिन में तो बहुत कम लोग होंगे जो लक्ष्मीकांत को खत्म कर पाते होंगे, लेकिन है वो भी लोग, ठीक है। तो देखो ये जो एकदम फ्लो में चल रहे हो, एकदम स्टार्टिंग से एंड में, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमें हमारा जो माइंड है हमें बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है। ये मेक इट स्टिक में लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा मैं कुछ भी, ठीक है। बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, एक रिसर्च पेपर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारा माइंड हमें एक तरह से मैनिपुलेट करता है कि मुझे सब आ रहा है, मुझे सब आ रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में टेस्ट होता है तब नहीं आता। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, रैंडम रिवीजन। तो रैंडम रिवीजन क्या है, यही जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि अभी बोलो, अभी खोलो वो पार्लियामेंट वाला चैप्टर, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन वाला, और अभी रिवाइज कर लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, आरपीएम में क्या क्या है, और 10th शेड्यूल में क्या क्या है, उसको थोड़ा सेग्रीगेट करके थोड़ा सा रिवाइज करना, ठीक है। उसके बाद चलो देख लेते हैं हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर स्पेशली जो एमपी एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन है वो क्या, कि सेक्शन 8(3) के अंदर दे रखा है कि अगर जो इंडिविजुअल है या फिर एमपी और एमएलए ही है, वो 2 या 2 साल के लिए कन्विक्ट हो गया, जेल में चला गया, तो वो अगले 6 साल तक जो है इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। अगर एमपी और एमएलए वो 2 या 2 साल से ज़्यादा के लिए जेल में चला गया, तो वो अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। मतलब लाइफ टाइम का प्रोविजन नहीं है, अभी लाइफ टाइम का नहीं है, इसलिए लाइफ टाइम के लिए पिटीशन डली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि लेट से उस एक बार कन्विक्ट हो गया, ठीक है, कन्विक्ट होने के बाद एकदम से जेल पे नहीं गया, बेल पे आ गया और फिर वो रिव्यू वगैरह कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जब तक उसकी अपील वगैरह चल रही है तब तक जो है वो क्वालिफाइड होगा, तब भी इमीडिएटली वो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये यहाँ पे बता रखा है। और ये बेसिकली आया था लिली थॉमस केस के अंदर आया था। केसेस का नाम भी बच्चों थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि केसेस के नाम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो लिली थॉमस केस आया था, लिली थॉमस केस के अंदर क्या था कि पहले सेक्शन 8(4) था, उसके अंदर 3 मंथ का पीरियड प्रोवाइड करा रखा था, किसके लिए, अपील करने के लिए, उसके अंदर वो इलेक्शन लड़ सकता था। इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अब इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई होगा, ठीक है, जैसे ही प्रोनाउंसमेंट आई उसी टाइम से, लेट्स से सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने अभी 10 बजे जो है प्रोनाउंसमेंट दी कि ये जो है कन्विक्ट है 2 साल के लिए, खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद अगले 6 साल तक वो इलेक्शन लड़ नहीं पाएगा, उसी टाइम से चालू हो जाएगा, ठीक है, इमीडिएटली। समझ गए ना इमीडिएटली का मतलब, यही चीज यहाँ पे बता रखी है। तो डिस्क्वालिफिकेशन मोर और लेस हमने समझ लिया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है, इसको भी अटेम्प्ट करना, ये भी जो है अंडरस्टैंडिंग बेस है। क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करना, और आपको समझ आया होगा तो इसका आंसर आप एकदम सही करोगे। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट है हमारा कल वाला, ठीक है। कल वाले जो क्वेश्चंस थे उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज करना थोड़ा सा जरूरी होता है। तो देखो यहाँ पे हमने न्यूक्लियर वाला देखा था, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इसके अंदर बेसिकली हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। देखो यहाँ पे दे रखा है कि ये जो एक्ट है ये लायबिलिटी इंपोज करता है ओनली ऑन द सप्लायर। नहीं, हमने देखा था कि सप्लायर, गवर्नमेंट और जो ऑपरेटर होता है, तीनों पे लायबिलिटी फिक्स करता है, ठीक है। ऑपरेटर पे कुछ 1500 करोड़ का कुछ था शायद, और गवर्नमेंट में 3000 मिलियन का कुछ था, और ऑपरेटर के और जो सप्लायर था उसके ऊपर भी था, ठीक है। तो ये पहला तो गलत हो गया। सेकंड है हमारा CLNDA फॉलो कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री विदाउट एनी एडिशनल प्रोविजन। तो देखो ये भी गलत है हमारा, ठीक है। कैसे? क्योंकि एडिशनल प्रोविजन तो है ना, हमने जो लगाया है कि जो है सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। ये एडिशनल प्रोविजन हमारे लगाया है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई एडिशनल है नहीं। एडिशनल तो है वो सप्लायर वाला, ठीक है। CNDA प्रोवाइड स्ट्रिक्ट नो फॉल्ट लायबिलिटी ऑन दी ऑपरेटर। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा था ऑपरेटर के ऊपर जो है स्ट्रिक्ट नो फॉल्ट लायबिलिटी है। मतलब क्या था उसका, कि चाहे उसकी मिस्टेक हो चाहे उसकी मिस्टेक ना हो, उसको फिर भी जो है उसकी लायबिलिटी बनती है, उसको फिर भी जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमारा सी हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखा था आर्टिकल 370, ठीक है। 371 में देखा था कि ये क्या है, टेम्परेरी प्रोविजन है, ट्रांजिशनल प्रोविजन है, वो सारा देखा था, ठीक है। 71G में कौन सा आता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। जी में कौन सा था, मिजोरम जी, ठीक है। हमने डिस्कस करा था ना मिजोरम जी वाला, ये है हमारा इसका आंसर। फिर था हमारा एयर इंडिया का क्या थीम था, हमारी एयर इंडिया का थीम था ब्रिज, ठीक है। और अभी जो बिजनेस वाली और ये हो रही है, उनका जो थीम है वो क्या है, CEO की जो हो रही है, जो हमारी एयर इंडिया में CEO की जो मीट हो रही है, उसका थीम क्या है, उसका थीम है एज, ठीक है। उसका थीम है क्या, एज। तो थोड़ा सा ये याद रखना, एज और ब्रिज दोनों CEO इसकी थीम है। एज थीम है किसकी, जो CEO की मीट है एयर इंडिया के अंदर, और बाकी ये जो है ये हमारी कॉमन है। तो यही है आज के डेली डिस्पैच डिस्कशन के अंदर। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारी चीज़ों के बारे में। सो डिस्कशन को लाइक, शेयर और वो करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं।